तो ठीक है, आज का सेशन शुरू करते हैं। ये हिस्ट्री में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आज हम लोग बंग भंग आंदोलन को देखेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ बंग भंग आंदोलन ही नहीं है, बल्कि बंग भंग आंदोलन जो 1905 से लेकर के जो ये आंदोलन चलता है 1908 तक चलता है, जब तक कि तिलक को जेल न हो जाए तब तक चलता है। तो इस बीच में बहुत सारी घटनाएं होती है, उन सब घटना को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन दे दे आप लोग को, जो व्यूवर है, कि TRE 4 का बैच जो है वो मॉर्निंग 8 बजे से चल रहा है। और ये डिसीजन जो है रमजान को लेकर भी किया गया है, क्योंकि रमजान भी है आगे। अगर हम शाम में बैच स्टार्ट करते तो रमजान कहीं न कहीं मतलब बीच में आ जाएगा, इसलिए तो रमजान के बाद ही आप जो है शाम वाला बैच स्टार्ट होगा। तो इसलिए आप लोग शाम वाला बैच का वेट न कीजिए, सुबह वाला बैच ही ज्वाइन कर लीजिए। अभी इसमें एक ही चैप्टर हम कंप्लीट किए, थोड़ा स्लो चल रहे हैं अब, लेकिन फास्ट चलेंगे। ठीक है, बाद में कि सब्सक्राइब के बारे में अब क्या बोले, आप तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि पहले नहीं था, अब तो 1K प्लस हो चुका है। तो अब आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, क्योंकि अब ये बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। एक बार बोल दिए हैं, सब सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। और सीटेट का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, वो भी मॉर्निंग में हुआ 6:30 बजे। आज से ही स्टार्ट हुआ है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। चलिए ठीक है, तो बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन जो ये जुड़ा हुआ है, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है कड़ी, जहां से आंदोलन में एक जोश आता है, जुनून आता है, वहां से शुरू है। हालांकि देखेंगे आप कि बंग भंग आंदोलन से पहले कोई ऐसा राष्ट्रीय स्तर पे कोई आंदोलन नहीं होता है। इनसे पहले आप जाएंगे तो कोई भी राष्ट्रीय स्तर पे कोई आंदोलन नहीं होता है, क्योंकि 85 में तो कांग्रेस का फॉर्मेशन होता ही है। ठीक है, उनसे पहले जो इतना भी आंदोलन होता है, चाहे वो जन विद्रोह हो, आदिवासी विद्रोह हो, किसान विद्रोह हो, वो लिमिटेड एरिया में था। सिर्फ एक ही 57वीं क्रांति जो था, लगभग पूरे इंडिया में लगभग मान सकते हैं उसको। लेकिन उनके बाद कोई भी ऐसा विद्रोह नहीं रहा जो भारतीय लेवल पर हो। तो ये विद्रोह मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय का आंदोलन का जो जन्म जो है, समझिए कि होता तो 57 में ही है, लेकिन पूरी तरह से बंग भंग आंदोलन में होता है। तो इसमें करता क्या है कि अंग्रेज जो है बंगाल को 2 भागों में बांट देता है। बांटता क्यों है, इसके पीछे लॉजिक और इसके पीछे वजह जब आप ढूंढेंगे तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। इनसे पहले जो आप पढ़े थे सामाजिक सुधार, तो सामाजिक सुधार में जितने भी नेता थे सब कहां के थे, बंगाल के थे। और जो भी राष्ट्रीय चेतना जो भी आ रहा सब कहां था, बंगाल में आ रहा था। चाहे वो प्रथम ICS ऑफिसर हो, या फिर कोई अगर अंग्रेज के परिषद में कोई शामिल हुआ हो, या जो भी हो, सब कहां हो रहा था, बंगाली में हो रहा था। तो बंगाल का कहने का मतलब ये आज का बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, बंगाल कहने का मतलब कि आज का बिहार, आज का झारखंड, आज का उड़ीसा, आज का पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश, आज का असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, ये सब जो है, ये टोटल इलाका, ये सब बंगाल था। तो हम उस बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस बंगाल में बुद्धिजीवी लोग बहुत ज्यादा जन्म ले लिए थे, जिसमें राष्ट्रीय भावना था और जो लोगों को जागृत कर रहा था राष्ट्र के प्रति, कि अब जब आप अंग्रेज को यहां से उखाड़ फेंकना है। ठीक है, तो इस चीज को अंग्रेज को हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अंग्रेज जो है इस चीज को संभाल नहीं पा रहे थे। एक जगह संभाल कर रहे थे, कहीं और आंदोलन शुरू, वहां कर रहे थे, कहीं और आंदोलन शुरू, और 1-2 आदमी थोड़ी ना थे उस टाइम में। जैसे मान लिया महाराष्ट्र में उस टाइम में तिलक थे, लेकिन यहाँ तो एक तिलक नहीं थे, हजारों तिलक थे यहाँ, एक से एक नेता थे यहाँ। तो क्या क्या वो कि अपना पुराना रूल्स नियम लागू किया कि फूट डालो और शासन करो।
अगर बंगाल को दो भाग में बांट देते हैं तो ये क्या होगा, ये जो आंदोलन है, ये जो पृष्ठभूमि है, जो जन आंदोलन होगा, उसको कमजोर पड़ जाएगा, कहीं ना कहीं नेता लोग बढ़ जाएगा आपस में। इसी सोची समझी साजिश के तहत बंगाल को दो भाग में बांटता है। ठीक है, तो एक बांटता है पश्चिमी बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल आज भी पश्चिम बंगाल नाम से स्टेट है, आज भी है, और पूर्वी बंगाल जो अब बांग्लादेश है। क्योंकि कोलकाता को सेंटर में रख करके अगर हम बांटते हैं तो कोलकाता से इधर वाला पश्चिम हो जाएगा ना, उधर वाला पूरब होगा। इसीलिए इंडिया के पूरब में होते हुए पश्चिम बंगाल क्या है, वो मतलब बंगाल वो पश्चिम बंगाल है, हालांकि वो इंडिया के पूरब में है लेकिन कहलाता पश्चिम बंगाल है। तो बहुत से लोगों के बाद कंफ्यूजन हुआ पश्चिम बंगाल काहे बोलते हैं, समझ गए, वजह यही है पश्चिम बंगाल बोलने का, क्योंकि कोलकाता को सेंटर में रख करके बांटा गया था, उसके इधर पश्चिम उधर पूरब। ओके, तो बांटने का वजह ये था ताकि आंदोलन कमजोर पड़ जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्या कह रहा है कि बंगाल का विभाजन दो हिस्सों में हो गया था। एक पूर्वी बंगाल जो मुस्लिम बहुल इलाका था, जिसमें मुस्लिम ज्यादा थे, जो आज का बांग्लादेश है, एक उसी से बांटा, और एक पश्चिम बंगाल जो हिंदू बहुल इलाका था, जिसमें हिंदू ज्यादा थे, इस आधार पर बांटा। समझे? और इसमें क्या था, इसको बांटने के पीछे एक तो वजह ये था, समझे ना, और दूसरा जो वजह था वो ये था कि इस आंदोलन से अगर मुस्लिम को हम अलग करते हैं, जो आंदोलन शुरू होने वाला है, जो होगा, जो नेता लोग जो कर रहे हैं, उसको अगर मुस्लिम को अलग करते हैं तो कहीं ना कहीं आंदोलन क्या होगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो ये वजह भी था, देखते हैं मुस्लिम लोग को खुश करने के लिए बांट दिया गया, और ढाका का जो नवाब थे सलीमुल्लाह, उनको वहां का राजा बना दिया गया, वो भी खुश, वो भी मुस्लिम के बीच में भड़काऊ भाषण दे रहे थे कि अच्छा हुआ जो हम लोग अलग हो गए, वरना वहां उनका गुलामी करना पड़ता है। तो बहुत सारी बात थे, तो ये दो भाग में बांट दिया गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल को। और विभाजन कौन किए थे, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, उस टाइम में वायसराय यही थे, लॉर्ड कर्जन थे। तो कर्जन ने ही बंगाल को दो भाग में बांटा। ठीक है, देखिए निर्णय मतलब विभाजन का निर्णय, लेकिन विभाजन के बारे में सोच जो आया था ना उन्होंने, तो वो 1903 में आया था। 1903 में सोचा था कि बंगाल को बांटना है। ठीक है, लेकिन उसका निर्णय कब लेते हैं कि बंगाल को बांटना है, 20 जुलाई 1905 को लेते हैं निर्णय। लेकिन ये जो है निर्णय, ये अमल में कब आता है, 16 अक्टूबर 1905 को। मतलब ये हुआ कि बंगाल का विभाजन कब होगा, 16 अक्टूबर 1905 को होगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये जो है हम आपको कहे भी थे कि विभाजन का जो है सोच कब आया था, 1903 में। तो उस टाइम में लोगों को मालूम हो गया था, तो वो लोग आंदोलन कर रहे थे। इसे देखेंगे कि आंदोलन कब शुरू होता है, 7 अगस्त, है ना, और होता कब है, अक्टूबर में होता है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना, 2 महीना 2.5 महीना पहले शुरू होता है। तो आंदोलन जो है 7 अगस्त से जारी हो जाता है, और कब तक चलता है, जब तक कि तिलक को जेल ना हो जाए, और उसके बाद में विपिन चंद्र पाल, उसके बाद में आपको अरविंद घोष, उसके बाद में लाला लाजपत राय। तो अरविंद घोष और जाके विपिन चंद्र पाल ये राजनीति से संन्यास ले लेंगे, और लाला लाजपत राय ये विदेश चले जाएंगे, और तिलक को जेल हो जाएगा। तब यहां पे समाप्त होता है। ठीक है, अब है क्या, आंदोलन का स्वरूप। आंदोलन का स्वरूप क्या था, तो इसमें क्या था, शुरू में क्या था, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज से सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना पत्र के थ्रू, निवेदन के थ्रू, एक लेटर के थ्रू सिर्फ अंग्रेज से रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि जो बांट दिए इसको नहीं बांटिए, इसको फिर से एक कर दिए, सिर्फ और सिर्फ पेपर पर लिख करके एक रिक्वेस्ट क्या करते थे। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा रिक्वेस्ट कौन करेगा, जो चरमपंथी है या जो उदारवादी है, कौन करेगा, उदारवादी करेगा।
यानी कि जो नरमपंथी है वो करेंगे रिक्वेस्ट। तो नरमपंथी क्या कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन उस टाइम में गर्मपंथी का भी जन्म हो गया था, क्योंकि उस टाइम में एक ऐसा समुदाय था, एक ऐसा दल था जिसको इस बात का एहसास हो गया था कि आजादी जो है प्रार्थना पत्र लिख लिख करके अंग्रेज से मांग मांग के नहीं मिलेगा, इसको छीनना पड़ेगा। ठीक है। और एक और समूह कौन था जिसका यह मानना था कि अंग्रेज जो है वो हम लोग को सिखा रहा है कि शासन कैसे चलना है, करना है, और अंग्रेज जो है इंडिया में रह करके इंडिया को डेवलप बना रहा है, और अंग्रेज के ही देख रेख में हम लोग डेवलप हो पाएंगे। ठीक है। धीरे धीरे उनसे हम सब चीज लेंगे, एक का यानी कि उदारवादी का यह मानना था। ठीक है। तो इसी में क्या होता है कि उदारवादी जो है वो बोलते क्या कि ये आंदोलन जो है ना बंगाल तक ही रखो, मतलब बंगाले भर में करना है। अंग्रेज कोई मतलब कि कुछ बुरा नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत उनका हमको आलोचना करना मतलब बिल्कुल सही है। लेकिन जो ये थे ग्रामपंथी थे, वो बोलते नहीं कि आंदोलन जो है मतलब बंगाल में नहीं पूरा इंडिया में फैलाना है, उनका विचारधारा ये था। ठीक है। तो इसी विचारधारा पे क्या होगा, बहस होगा, तो उसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये देखते हैं कि आंदोलन जो होता, आंदोलन का स्वरूप क्या होता, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। इसमें जो गर्म दल होते हैं उनका मानना क्या होता है कि प्रार्थना पत्र से तो मानेंगे नहीं, इसका मतलब यह है कि हमको विदेशी वस्तु का बहिष्कार करेंगे। जब विदेशी वस्तु का बहिष्कार करेंगे तो कहीं न कहीं अंग्रेज को लॉस लगेगा, कुछ धक्का लगेगा तब ना सुधरेगा। इसलिए उनका मानना कहता है विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना है। तो वो विदेशी वस्तु का बहिष्कार कर रहे थे, विदेशी कपड़ा का बहिष्कार कर रहे थे, विदेशी सामान का बहिष्कार कर रहे थे, विदेशी जो इंस्टीट्यूशन है, इदारा है, उनका बहिष्कार कर रहे थे। हर एक चीज जो भी विदेशी, यहां तक कि माचिस हो, नमक हो, इन सब जो विदेशी चीजें था इनका भी बहिष्कार कर किया जा रहा था। ठीक है। चाहे वो लिवरपूल का नमक हो या मैनचेस्टर का कपड़ा हो, सबका बहिष्कार होता। ठीक है। तो विदेशी चीज का बहिष्कार कर रहा था, स्वदेशी चीज को अपनाने के लिए बोल रहा था। तो इसी बीच में क्या होता है कि जो इंडिया का जो बिजनेसमैन है वो ग्रोथ कर जाते हैं, क्योंकि विदेशी चीज तो मतलब कि विरोध हो रहा है, और यही टाइम था जो इंडियन लोग बिजनेस कर पाते और अपना डेवलपमेंट कर पाते। तो इसी टाइम में बहुत सारा फैक्ट्री, बहुत सारा इदारा का स्थापना होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो कपड़ा होता है उसका होली जलाया जाता है, कपड़ा जलाया जाता है। जो विदेशी कपड़ा का दुकान के सामने में धरना देते हैं, और उसके बाद में फिर जो है अरविंद घोष वो बोलते हैं क्या कि अंग्रेज के हर एक चीज का बहिष्कार कीजिए, उसके यहां से नौकरी छोड़ दीजिए, कोई अगर लॉयर है तो उसके कोर्ट में वकालत छोड़ दीजिए, कोई जॉब में तो रिजाइन कर दीजिए, मजदूर है तो हड़ताल कर दीजिए, है ना। इतना मतलब कि नफरत कि हर एक चीज का बहिष्कार कीजिए। ठीक है। और स्वदेशी चीज को अपनाइए। ठीक है। तो ये था मतलब आंदोलन कैसा था, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन था। समझ गए, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। अब है क्या, आंदोलन को बेहतर करने के लिए, आंदोलन को ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए, पूरे इंडिया में फैलाने के लिए, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रचनात्मक आंदोलन होने लगा। आकलन याद आता है ना। चलिए, रचनात्मक आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है। रचनात्मक मत कुछ नया, तब ना मतलब कि अंग्रेज को कुछ लॉस होगा। वही पुराना वाला करेंगे आंदोलन तो होगा, कुछ नया करना है। तो रचनात्मक आंदोलन में क्या होता है कि बहुत सारा उसका मतलब कि ये है पॉइंट है, देखते हैं। पहला क्या है, रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर, वो बंग भंग आंदोलन मतलब स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन में ही अपना परिचित गीत लिखता। कौन, अमार सोनार बंगला आमी तुम्हें भालोवासी, है ना। तो यही गीत लिखता है जो आज क्या है, बांग्लादेश का क्या है, ये राष्ट्रीय गीत है। और जब बांग्लादेश 1971 में
जब पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होना चाह रहा था, तो उस वक्त भी बंगाल, बांग्लादेश में, पूरे देश में यही गाना गूंज रहा था, यही गीत गूंज रहा था, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, तो इसी गीत का रचना हुआ था। और जो आंदोलनकारी थे वो इस गीत को गाया करते थे। और उस वक्त में ही एक और गीत था, वंदे मातरम। ये तो क्रांतिकारी का प्रतीक बन गया था, वंदे मातरम। हर रोड पर, हर चौराहा पर, हर नुक्कड़ पे, हर जगह वंदे मातरम क्रांतिकारी बोल करके बहिष्कार करते थे इस वंदे मातरम का। ठीक है, तो अंग्रेज, देखिए, अंग्रेज को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि अगर कोई आदमी ऐसे भी वंदे मातरम बोल दे, उसको उठा के जेल में बंद कर दे। वंदे मातरम गीत पर बैन लगा दिया, रेडियो स्टेशन पे कि कहीं भी वंदे मातरम गीत नहीं बजेगा। ठीक है, तो वंदे मातरम गीत पे भी क्या हुआ, बैन लगा दिया गया। और चूंकि आंदोलन रचनात्मक था, नया नया का प्रयोग कर रहे थे, तो उसी बीच में क्या करते हैं, ये बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे में गणपति महोत्सव मनाते हैं, राष्ट्रीय भावना लोगों में जागृत करने के लिए, गणपति पप्पा मोरिया। ठीक है, तभी से गणपति महोत्सव का जो प्रचलन है तभी से है, आज भी महाराष्ट्र का फेमस महोत्सव में आता है, त्योहार में आता है। और शिवाजी महोत्सव भी बनवाए वो, इसलिए कि वो हिंदुओं लोग में ये बात कह रहे थे कि शिवाजी इतने मतलब कि बड़े मतलब वीर थे, और आप लोग उसी के वंशज है, उसी के देश में थे, उसी के, आप लोग इतने कायर क्यों? तो उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उन लोगों में देशभक्ति को जागृत करने के लिए शिवाजी महोत्सव भी मनाते थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और फिर क्या है कि हाँ, अब इसमें क्या है कि इस आंदोलन में, इस आंदोलन का विरोध करने के लिए सब लोग एक दूसरे को राखी बांधे, हिंदू मुस्लिम, मतलब हिंदू को मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू को राखी बांध करके इसका रोष जताया आंदोलन का। तो रक्षाबंधन का त्योहार भी जो है, रक्षाबंधन उस दिन मतलब कि जब ये इसके विरोध में मनाया गया था। ठीक है, ओके। अब है क्या, ये क्या है कि पूर्वी बंगाल के लोग पश्चिमी को, पश्चिम बंगाल के लोग पूर्वी को, और यहाँ भी आपस में लोग रक्षाबंधन मानते हैं। शोक दिवस, क्योंकि इसका बंटवारा जो हुआ था, विभाजन जो हुआ था, वो 16 अक्टूबर को हुआ था। तो 16 अक्टूबर को, यानी कि ये जो है, इस दिन को शोक दिवस के दिन में मनाने लगा। ठीक है, तो ये का शोक दिवस है ना, यानी 16 अक्टूबर को विभाजन जो हुआ, इस विभाजन के याद में हर साल 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा इस चीज को। अब है क्या कि इसमें जनसभा को मतलब कि संबोधित करने लगा। इनसे पहले नहीं होता था, छोटका मोटका जनसभा, लेकिन कह रहा क्या कि 1907 से पहले इतना बड़ा जनसभा कभी नहीं देखा गया। लगभग 50,000 लोग उस जनसभा में शामिल हुए, और उस जनसभा को संबोधित कौन किए? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। और कहा जाता क्या कि मात्र चंद घंटों में, कुछ ही घंटा में 1 लाख रुपए जमा हो गया आंदोलन के लिए, 1 लाख रुपए जमा हो गया। और मतलब कि 1906 से पहले का इतिहास था कि इतना लोग एक जगह मतलब इकट्ठा नहीं हुआ था। ठीक है, तो लोगों में इस चेतना को भरने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जनसभाएं होने लगी, गांव गांव में जनसभा होने लगा, लोगों को संबोधित करने लगा। ठीक है, और क्या है, शादी विवाह में स्वदेशी चीजों को अपनाया गया, यानी कि पंडित जी को भी कह दिया गया कि अगर कोई स्वदेशी मतलब विदेशी चीज है तो आप उसमें मंत्र मत पढ़िए, पढ़ना ही नहीं मंत्र आपको। और लड़की लड़का के पक्ष को कहा गया कि अगर विदेशी चीनी से अगर कोई मिठाई बनता है तो शादी में मत जाइए, जाइए ही नहीं शादी में। इतना बड़ा विरोध। ठीक है, ठीक है, तो
ये रहा मतलब कि इसका रचनात्मक प्रयोग आंदोलन का। आगे बढ़ते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, इससे पहले भी हम आपको जिक्र किए थे कि यहाँ पे दो तरह के लीडर थे, एक उदारवादी, एक चरमपंथी, मतलब एक गरम दल, एक नरम दल। तो इन दोनों टकराव जो है ना 1905 से ही शुरू हो गया था। मतलब गरम दल नरम दल में टकराव 1905 से शुरू हो गया था। लेकिन कांग्रेस में दबदबा किसका था? नरम दल का था, उनका दबदबा था। और इन लोग का दबदबा कम था, क्योंकि इन लोग का विरोध करने का तरीका अलग था, उग्रवादी वाला, और उन लोग का क्या था? नॉर्मल तरीका था। तो 1905 से ही शुरू होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं 1905 में बनारस अधिवेशन में कौन थे अध्यक्ष? गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं। और इसमें क्या होता है, जब गरम दल इस पे फोर्स डालते हैं, इनको इन पे कहते हैं कि अगर आप नहीं मानेंगे तो हम लोग अलग हो जाएंगे, या बहुत सारा बात, तो फिर अंग्रेज जो है कांग्रेस जो है मजबूर होकर के उसमें स्वदेशी आंदोलन को वो समर्थन दे देता है। ठीक है, तो कुछ जगह आपसे कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को समर्थन किस अधिवेशन में मिलता है? तो 1905 के अधिवेशन में बनारस में कौन होता है उसका अध्यक्ष? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो इसमें दिया जाता है। फिर क्या होता है कि जब समर्थन मिले तो फिर आपको आंदोलन पूरे इंडिया में फैल जाता है। जबकि शुरू में इसका मानना क्या था कि बंगाली भरो। ठीक है, और उस टाइम में जो थे गरम दल जो थे, गरम दल में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, विपिन चंद्र पाल थे, लाला लजपत राय थे, अरविंद घोष थे। इन लोग कौन थे? इन लोग गरम दल थे। अब रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, दादा भाई नौरोजी, ये सब क्या थे? नरम दल के आदमी थे। ठीक है, ओके। फिर क्या होता है 1906 में फिर टकराव होता है। तो 1906 में जो होता है, इसमें जो है गरम दल के जो लोग होते हैं वो आपको लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। कौन? गरम दल के लोग। और नरम दल के लोग किसको चाहते बनाने के लिए? रास बिहारी बोस को। मतलब नरम दल के जो लोग थे वो चाहते थे कि रास बिहारी बोस जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष बने, लेकिन गरम दल चाहते नहीं, या तो लाला लाजपत राय बने या बाल गंगाधर तिलक बने। तो यहां पर बहुत भयंकर टकराव होता है, तो सहमति नहीं बन पाता है। जब सहमति नहीं बन पाता है तो लास्ट में क्या बोलते हैं कि दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना देते हैं। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बन जाएंगे किसमें? 1906 में। ठीक है, तो अपने ये अध्यक्षीय भाषण में क्या बोलेंगे? स्वराज, स्वराज शब्द का इस्तेमाल करेंगे। वो बोलेंगे कि जैसे आयरलैंड और भी उपनिवेश जो आपका वो है, उनको जैसे आप स्वराज दिए हैं वैसे हम लोग को भी दीजिए। तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के स्वराज का मतलब ये नहीं कि हमको आजादी दीजिए, हमको पूरी आजादी दीजिए, ये नहीं था। बल्कि यहाँ पे स्वराज का मतलब ये था कि आप हम पे हुकूमत कीजिए लेकिन हमको कुछ आजादी दीजिए, मतलब हमको कुछ पावर दीजिए। जैसे आयरलैंड में आप दिए हैं, जैसे और भी कोई जो मतलब औपनिवेशिक आपका देश है जैसे वहां दिए, वैसे हमको भी कुछ ऑटोनोमस दीजिए। इनका यह मानना था। यहाँ पे कुछ लोग भूल कर बैठते हैं कि स्वराज का मतलब आजादी है, वो इनका मानना नहीं था। इनका मानना था कि आप हम पे हुकूमत कीजिए लेकिन हमको कुछ अधिकार दीजिए, हमको कुछ शासन चलाने दीजिए, आप सर्वे सर्वा आप ही रहिए, ये इनका मानना था। ठीक है, तो 1906 में कभी ये गरम दल में 1905 में टकराव होता है। लेकिन जब स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को जब समर्थन देता है तो फिर टकराव कम हो जाता है। लेकिन 6 में फिर होगा, तो वहां पे झगड़ा किसमें होगा कि गरम दल चाहेगा कि लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बने, लेकिन नरम दल किसको बनाना चाहते थे? रास बिहारी बोस को। तो वहां बात नहीं बनता, फिर कौन बनेगा? दादा भाई नौरोजी। कब बनेगा? कहां के अधिवेशन में? कलकत्ता के अधिवेशन में। फिर टकराव होगा कब? 1907 में फिर टकराव होगा। अब है क्या कि 1907 में कांग्रेस चाहता क्या
कि अधिवेशन कहाँ हो, सूरत में हो, लेकिन गरम दल के लोग कहा कहते थे कि अधिवेशन कहाँ हो, नागपुर में हो। तो ये कहते थे कि अधिवेशन नागपुर में हो, लेकिन कांग्रेस कहता नहीं कि अधिवेशन कहाँ होगा, सूरत में होगा। ठीक है, तो यहाँ भी टकराव होता है कि सूरत में हो कि नागपुर में हो, यहाँ बिल्कुल दोनों में टनाटनी हो जाता है। लेकिन चूंकि उस टाइम में दबदबा कांग्रेस में किसका था, नरम दल का था, तो उनका ही बात माना, तो फिर कहाँ होता है अधिवेशन, सूरत में। तो सूरत में नरम दल के जो लोग हैं वो जनता से बोलते हैं कि ध्यान इस बात का रखा जाए कि गरम दल का कोई लोग अध्यक्ष न बन जाए, या मेजबान नेता जो है वो अध्यक्ष न बन जाए। क्योंकि सूरत कहां पर था, महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र के लोकल नेता कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, तो उनका तो वहां दबदबा होगा। तो इस बात का भी खास ख्याल रखा गया था, कहा गया था। तो इसमें भी क्या होता है, टकराव होता है कि मतलब कि सूरत में हो कि नागपुर में। फिर यहां भी क्या चाहते हैं कि गरम दल के लोग कि हम अध्यक्ष बने, लेकिन फिर कौन बनेंगे, रास बिहारी बोस बनेंगे अध्यक्ष, रास बिहारी बोस बनेंगे। तो फिर गरम दल क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा और वहां से वो अलग हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कांग्रेस का विभाजन कब होता है, 1905 में, या कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब होता है, 1907 में होता है। इसका अधिवेशन कहां होगा, सूरत में होगा। लेकिन ग्राम दल के लोग कहां चाहते थे अधिवेशन, नागपुर में चाहते थे उनके लिए। लेकिन यहां कौन बनेंगे, रास बिहारी बोस बनेंगे। ठीक है, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ये जो विभाजन जो है यही होता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे क्या कांग्रेस का विभाजन हो जाए, किसमें होगा विभाजन, गरम दल और नरम दल में, ये भी जान गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक और पेज होगा ना, इसमें एक और मतलब कि रह गया है। ठीक है, तो इसका फोटो कहाँ लिए, चलिए ठीक, ओके, नहीं रहने दिए। देखिए, तो ये अब होता क्या है कि इसी इसी टाइम में होता है, मतलब कि अंग्रेज जो है, मतलब कि ये स्वदेशी आंदोलन को तोड़ने के लिए एक और पार्टी का स्थापना करेगा। जैसे कांग्रेस का स्थापना कौन करता है, अंग्रेज ही करता है अपने प्रॉफिट के लिए। तो वैसा ही जो है, मतलब कि अंग्रेज एक पार्टी का स्थापना करेगा, यानी कि मुस्लिम का सपोर्ट करेगा पार्टी का स्थापना करने में। तो बताइए कि बंगाल बंग भंग आंदोलन के टाइम पे किस पार्टी का निर्माण होगा, हाँ 1906। ठीक है, तो क्या होता है इस वक्त में, मतलब कि 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का स्थापना होगा। लेकिन 28 दिसंबर को किसी का स्थापना होता है, कांग्रेस का होगा 28 दिसंबर को, है ना। 1985 को कांग्रेस का स्थापना होगा ना, हाँ 1885 को। और 30 दिसंबर 1924 का होगा मुस्लिम लीग का होगा स्थापना। इसका स्थापना कौन करेगा, हाँ आगा क्या करेगा, नवाब सलीमुल्लाह करेगा, जो वही है जो बोलते हैं अंग्रेज मतलब मुस्लिम को डर दिखाते हैं, और मोहसिन उल मुल्क करेगा। ये लोग क्या करेंगे कि आपको मुस्लिम लीग का स्थापना करेंगे। तो मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को काउंटर करने के लिए। ठीक है, इसलिए किया गया था। तो चलिए,